नाउ क्वेश्चन 34 देखिए। A boy whose eye level is 1.35 meters from the ground। एक बॉय है जिसका की जो आई लेवल है वो आपका 1.35 मीटर फ्रॉम ग्राउंड है। जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं तो मेरा आई लेवल जो है वो मेरी आंखों के सामने बनेगा। तो मतलब आपको उस बॉय की हाइट बता दी है तो उसकी आंखों से एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। यानी कि एक बॉय है जिसकी की जो हाइट है वो आपका हाइट कितनी है 1.35 है। 1.35 मीटर्स उसकी हाइट है। स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द वाइंड विद इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट सम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। ये आपका ग्राउंड हमने मान लिया। ग्राउंड से सम हाइट पर आपका एक बलून है। आप ऐसा कह सकते हो कि यहां इस पॉइंट पे बलून है आपका। ए बी इज द हाइट ऑफ द बॉय एंड सी डी इज द हाइट ऑफ बलून। तो इसकी आंखों से पैरेलल एक लाइन बनेगी जो इस ग्राउंड के क्या होगी पैरेलल होगी। इसकी आंखों से वो कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द बॉय एट एन इंस्टेंट। किसी टाइम पर आपका जो उसकी हाइट है फ्रॉम द ग्राउंड वो क्या है आपकी 60 डिग्री। यानी यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। आफ्टर 12 सेकेंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30। अब ये तो क्वाइट सिंपल है कि जब हमारा जो बलून है वो इस तरफ मूव करेगा, मान लो वो यहां पर है तो मुझे ज्यादा ऊपर देखना पड़ रहा है, एंगल ज्यादा बनेगा। और अगर जैसे वो दूर चला जाएगा तो मुझे थोड़ा नीचे की तरफ देखना पड़ेगा। मतलब मान लो वो यहां पे आ गया है, दैट इज सम पॉइंट आपका सी डी ई एफ, वो ई एफ एफ पे आ गया। तो अब यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा एफ का, दैट इज वो कम हो जाएगा, दैट इज 30 डिग्री। और सी से ई पॉइंट तक आने में उसे टाइम लगा है 12 सेकंड का। 12 सेकंड का टाइम उसको यहां पर लग रहा है आपका इस पॉइंट तक आने में। अब जरा समझें फिर वो क्या कह रहा है। इफ द स्पीड ऑफ द विंड इज 3 मीटर पर सेकेंड, मतलब जो इसकी स्पीड है वो 3 मीटर पर सेकेंड है, देन फाइंड द हाइट ऑफ बलून फ्रॉम द ग्राउंड। तो हाइट ऑफ बलून आपको बतानी है फ्रॉम द ग्राउंड। इसको आप नाम दे दो समझी। जरा देखिए ये इस लाइन के पैरेलल है तो ये वाली जो हाइट है वो 1.35 मीटर ही हो जाएगी। अब मुझे हाइट ऑफ बलून निकालनी है यानी ई एफ निकालना है। तो ये तो मुझे पता चल गया। अगर इस एफ जी जिसको कि मैं एच नाम दे रहा हूं ये भी एच है आपका, और इसको कुछ नाम दे दो सम आप ओ। तो यहां पे यदि मुझे ये एच पता चल जाए तो मैं दोनों की हाइट को क्या कर लूंगा ऐड कर लूंगा, और ग्राउंड से उस बलून की जो डिस्टेंस जो हाइट है वो मुझे यहां पर पता चल जाएगी। आई रिपीट माई वर्ड्स, ये हाइट मुझे पता है, ये और पता चल जाए तो फिर मैं इसका यूज कर लूंगा किसे फाइंड करने में, इस पूरी हाइट को फाइंड करने में। तो यहां पे हम लिखते हैं टाइम टेकन बाय बलून, टाइम टेकन बाय बलून टू मूव फ्रॉम, कहां से कहां जा रहा है वो सी से ई जा रहा है। सी टू ई जाने में उसको टाइम लगा है 12 सेकेंड का। एंड उसकी स्पीड कितनी है, उसकी जो स्पीड है वो है आपकी दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास आपका क्या है, स्पीड है, टाइम है, तो मैं वो निकाल सकता हूं सीई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। डिस्टेंस सीई इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम। स्पीड इज 12 इंटू 3 दैट इज 36 मीटर। यानी जो ये वाली डिस्टेंस है वो कितनी है, दैट इज 36 मीटर हमारे पास आ गई। तो ये वाली भी कितनी हो जाएगी 36 मीटर हो जाएगी। ये वाली हम x मान रहे हैं यहां पे, यहां तक पूरी x। और यहां पे आप कह रहे हो कि लेट ए ओ इज इक्वल टू एक्स एंड लेट
ओडी इज इक्वल टू जी एफ। ओडी और जी एफ जो इक्वल है वो हमने क्या मान ली है, एच मान ली है। अब हम शुरू करते हैं। देखिए अब हम इस वाले ट्रायंगल में लेंगे, इन ट्रायंगल डीओए। आप बोले सर इसमें क्यों ले रहे हैं, इन ट्रायंगल डीओए में। अब जरा देखिए, हम अगर इस ट्रायंगल में ले लेंगे ना तो एच और एक्स में एक रिलेशन निकाल पाएंगे। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, आपका दिस इज डीओ अपॉन ओ ए, डीओ अपॉन ओ ए, डीओ अपॉन ओ ए। यहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब ये है आपका एंगल, एंगल से 90 डिग्री मूव करते तो पहली साइड बेस, उससे अगली साइड परपेंडिकुलर। और आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि पी बी पी ओवर एच एच बी किसके इक्वल होता है, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है 10। और एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री इस वाले ट्रायंगल में। डीओ है एच, ये है एक्स, और 10 60 होता है √3। तो यहां से एच आ गया √3x, ये आ गया। अब इसके बाद आप इस बड़े वाले ट्रायंगल में ले लो, इन ट्रायंगल एफ जी ए में, क्योंकि एच तो यहां पे भी आ रहा है, इन ट्रायंगल एफ जी ए। तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो, एफ जी अपॉन दिस जी ए। अब ये भी आपका क्या है, बेस है पूरी साइड, ये परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा 10। बट इस बड़े वाले ट्रायंगल में जो एंगल बन रहा है ना वो 30 डिग्री है। सो दिस इज 10 30। एफ जी, एफ जी कितना है हमारा, एच है, और ये जो ए जी है इसको आप लिख सकते हो x प्लस 36, और दिस इज √3। इधर ले आओ, √3h इज इक्वल टू x प्लस 36। तो यहां पे h की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट कह सकते हो आप, फ्रॉम फर्स्ट h की वैल्यू रख दो, यहां पे h की वैल्यू रख दोगे √3 इंटू √3x इज इक्वल टू x प्लस 36। ये हो गया 3x माइनस का x इज इक्वल टू 36, 2x इज इक्वल टू 36, यानी यहां पे आ गया 18। सो x इज इक्वल टू 18 हमारे पास आ गया। तो ये जो x है वो मेरे पास क्या आ गया है, 18 आ गया है। मुझे तो क्या निकालना था, ये h निकालना है, मुझे निकालना है ये h, ताकि मैं हाइट बता पाऊं। तो यहां पे रख देता हूं x की वैल्यू, तो h आ गया हमारे पास, दैट इज √3 इंटू 18। और आई थिंक उसने √3 के लिए कुछ कहा है, √3 को हमें यूज करना है 1.73 इंटू 18। यहां से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ गया 100। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, 173 मल्टीप्लाई बाई 18, 1384, 1 से 3 7 1 3114, 3114 ओवर 100, यानी ये आ गया 31.14 मीटर। लेकिन हमसे वो पूछ रहा है आपका, दैट इज फाइंड द हाइट ऑफ बलून फ्रॉम ग्राउंड, यानी इस ई से और एफ तक की डिस्टेंस। मैं कहूंगा हाइट ऑफ बलून फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से उसकी हाइट क्या होगी। तो जरा चेक करिए, मैं वो कह सकता हूं वो होगी आपकी, दैट इज EG प्लस GF, EG प्लस GF, जिसे आप कह सकते हो EG। तो यहां पे पुट करो, EG की वैल्यू है 1.35 और GF की वैल्यू है H जो हमने अभी निकाली, दैट इज 31.14। ऐड कर लो, 5 और 4 9, 3 और 1 4 पॉइंट, 1 और 1 2, दैट इज 32.49 मीटर्स मेरे पास क्या आ रही है, यहां पे उसकी जो हाइट है फ्रॉम द ग्राउंड आ रही है। आप यहां पे समझे, क्वाइट सिंपल लॉजिक हमने यूज किया, उसकी आंखों के पैरेलल था, तो ये वाली जो हाइट है वो तो 1.35 हो गई, बाकी बची ये हाइट h। हमने सारा काम, हमारा प्राइमरी टारगेट यही था कि हमें इस h की वैल्यू मिल जाए, और जैसे ही हमें इस h की वैल्यू मिली
हमने उस h की वैल्यू को आपका यहां पे इसके साथ ऐड किया और बलून की हाइट फ्रॉम द ग्राउंड मुझे यहां पर मिल गई है। क्वेश्चन 35 देखिए, फाइंड द मीन एंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ये डाटा हमें दे रखा है, हमें इसका मीन और मीडियन दोनों निकालने हैं। तो यहां पे आप समझें कि क्लास इंटरवल्स हमें ये दे रखे हैं और उनकी रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज एक बार हम टैली कर लें। 15, 22, 20, 18, 20 और 25 दे रखी है। तो पहले हम निकालते हैं मीन। मीन के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, यहां पे हमें निकालना होगा xi। और xi कैसे निकालते हैं, यहां पे इन दोनों का सम करेंगे, दैट इज 175 और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका दिस इज 8 और यहां पे आएगा आपका दिस इज 187.5। कितना हो गया 87.5। ऐसे ही आप नेक्स्ट वाले को करेंगे तो मिल जाएगा। अब इनके बीच में कंटिन्यूअस इंटरवल्स हैं और 5 का डिफरेंस है तो इसमें 5 ऐड करते जाओ। ये हो जाएगा 92.5, ये हो जाएगा 97.5, यहां 5 ऐड करोगे 102.5, यहां पे आ जाएगा आपका 107.5, ये आ जाएगा आपका 112.5। ये आपका आ गया xi। अब इसका जो मीन है ना वो हम निकालने वाले अज्यूम्ड मीन मेथड से, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन यहां इजी करनी है और मैं मेथड इस्तेमाल करूंगा इसमें अज्यूम्ड मीन मेथड। और अज्यूम्ड मीन मेथड में मीन निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, x बार जो है वो इक्वल होता है a प्लस समेशन ऑफ fi di अपॉन समेशन ऑफ fi। और समेशन ऑफ fi आप यहां पे लिख सकते हो, कितना होगा दैट इज, हम सभी को ऐड कर लें 7, 15 और 5 20, कैरी चला गया 2, 3, 5, 7, 8, 10 और 12, यानी समेशन ऑफ fi तो 120 आ रहा है। अब इसमें से एक को अज्यूम्ड मीन मानो, जनरली सेंटर वाली वैल्यू को हम मान लेते हैं, तो ये हमने अज्यूम्ड मीन मान लिया आपका यहां पे। अब जरा चेक करिए, तो अज्यूम्ड मीन मुझे चाहिए होगा अब di। तो di कैसे मिलता है, di होता है xi माइनस का a, यानी xi में से a को सब्ट्रैक्ट करते जाना है। तो यहां पे 87.5 में से 102.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी सब्ट्रैक्ट तो इसमें से ही होगा, ये माइनस का है और ये प्लस का, यानी 0 हो गया। और 12 माइनस 7 इज 5 और यहां पे आ गया दिस इज 9 माइनस 8 इज 1, तो ये आ गया 15, वो भी माइनस का। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस का 10, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस का 5 और इसमें से a को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 और यहां पे आपका आएगा 107.5 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 और यहां पे आ गया 10। आई रिपीट माय वर्ड्स, इसमें से a को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं यानी कि 102.5, बारी बारी सभी में से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 102.5 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। फिर हमें चाहिए fi di, तो दोनों की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सो वी नीड fi di, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 जो होता 225 और यहां पे आ गया माइनस का 220, यहां पे आ गया माइनस का 100, यहां पे आ गया 0, यहां पे आ गया 100 और यहां पे आ गया 250। यानी अब इन सब का मुझे चाहिए समेशन यानी कि सम, तो इन सभी का कर लेते हैं सम। प्लस प्लस वाले हो गए 350, इनको ऐड करो जरा 5 और 4, यहां पे आ गया 5, ये माइनस का है, सब्ट्रैक्ट कर लो 5 और यहां पे आ गया 15 माइनस का 9 इज 5 इज 9 एंड यहां पे आ गया दैट इज 5 माइनस का 3, ओके 4 माइनस का 3 इज 1, दैट इज 195 मेरे पास यहां पे आ रहा है। तो समेशन तो जो है वो मेरे पास माइनस का आएगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, तो ये आ गया 195। मैं लिख देता हूं समेशन ऑफ दिस fi di इज माइनस का 195 आ गया। अब जरा यहां वैल्यूज रखते हैं,
एक्स बार इज इक्वल टू ए, मतलब अज्यूम्ड मीन जो हमने माना 102.5। आप बोले सर क्या यही वैल्यू माननी? आप कुछ भी मान लो, उससे फर्क आ जाएगा आपकी इन वैल्यूज पर, वो ऑटोमेटिकली अपने आप वही वैल्यू आएगी। एफ आई डी आई आया है आपका माइनस का 195 और समेशन ऑफ एफ आई जो है वो है आपका 120। तो यहां पे ये हो जाएगा 102.5 माइनस, मैं पहले 195 को आपका कर लूंगा 12 से, और ये 1/10 अलग रखो आप, मुझे इसको डिवाइड करना है। तो यहां पे 195 को आप डिवाइड करेंगे किससे? 12 से, तो 12 से हो गया 1 टाइम, यहां पे आ गया 7, यहां पे आ गया 3.5 यानी 16.25। जब इससे इसको डिवाइड कर दिया तो यहां पे आ गया 16.25 और नीचे है 10। जब नीचे 10 होता है तो जितने जीरोस हैं उसमें उतने पोजीशन लेफ्ट में पॉइंट शिफ्ट हो जाता है, तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। यहां पे आएगा 102.5 माइनस का 1.625। तो यहां पे 102.5 में से आप सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 1.625, 0 यहां कैरी ले लो, ये आ गया 5, 9 माइनस 2 इज 7, दिस इज 14। 14 में से आपका यहाँ 4 है, कैरी ले लोगे, 14 माइनस 6 इज 8, और यहां पे आ गया 1 माइनस 1 इज 0, 0, 0, ये आ गया 1, यानी कि ये आ गया 100.875। ये हमारे पास क्या आ रहा है? इसका मीन यहां पर आ रहा है। तो मीन तो हमें मिल गया, अब हम निकालेंगे इसका क्या? मीडियन। तो जो मीडियन का फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या होता है? मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन, यहां पे होता है एफ मल्टीप्लाई बाई एच। ये होता है हमारे पास मीडियन का फॉर्मूला। अब सबसे पहले तो मीडियन के लिए हमें यहां पर सी एफ निकालना होगा, दैट इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं हम? पहले तो ये वाली वैल्यू लिख दो यहां पे, यानी कि 85 से 90 कितने हैं? 15 है। 85 से 95 तक कितने होंगे? दोनों का सम कर लो, यानी 15 प्लस 2 इज 7 और ये हो गया 3। फिर 85 से 100 कितने होंगे? तीनों का सम कर लो। जनरली आपको ऐसा बताया जाता है कि अब यहां तक का सम तो ये आ गया, इसमें इसको जोड़ लो, ये हो जाएगा 57। फिर यहां तक सबको जोड़ना है, यहां तक का सम कर चुके हैं, उसमें इसको जोड़ लो केवल, तो 7 और 8 हो गया 5, 1, और यहां पे आ गया आपका 5 और 1 6 75, दिस इज 95। एंड यहां पे ऐड करोगे 5 5 10, यहां पे 1 आ गया, 9 2 11 1 और 12, तो दैट इज 120। अब देख लो इनका सम और ये लास्ट में आने वाला सम इक्वल होना चाहिए, तो फिर जो आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली है वो सही हो जाती है। तो यहां पे ये एफ आई है ना, इसको हम एन भी कहते हैं आपका। तो सबसे पहले हमें निकाल लेना है, आप इसे कैपिटल एन से भी डिनोट कर सकते हैं, n/2 यानी कि 120/2 दैट इज 60। अब सबसे पहले तो आप देखो 60 कहां होगा? 57 और 75 के बीच में है, इनमें से बड़े वाली वैल्यू आप चूज कर लें। तो ये वाली जो क्लास है, इस वाली जो क्लास है ना, इसको हम कहते हैं आपका मीडियन क्लास। तो यहां पे अगर आप देखोगे मीडियन क्लास क्या है हमारे पास? मीडियन क्लास इज इक्वल टू 100 to 105, ये हमारे पास मीडियन क्लास है। और आप यहां पे हमें चाहिए एल क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट क्या है? 100, n/2 हमने लिख दिया, सी एफ होता है आपका दैट इज इससे छोटे वाली वैल्यू, ये जो यहां पर है मीडियन क्लास में, उससे पहले वाली वैल्यू को हम क्या कहते हैं? आपका सी एफ कहते हैं। और जो एफ है ना, वो ये वाली फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहां पे सी एफ है हमारे पास 57 और फ्रीक्वेंसी है हमारे पास दैट इज 18, और एच होता है इंटरवल का साइज, दैट इज वो क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। तो फॉर्मूले में सारी वैल्यूज अब रख दो जो हमने निकाल ली है।
मीडियन इज इक्वल टू एल, दैट मीन्स 100 प्लस n/2 यानी 60 माइनस CF इज 57 ओवर फ्रीक्वेंसी इज 18 मल्टीप्लाई बाई 5। तो यहां पे आ गया 100 प्लस दिस इज 3 ओवर 18 इंटू 5 यानी 15/18। तो 15 को आप 18 से डिवाइड करोगे तो वो आ जाएगा 0 पॉइंट, कितनी बार जाएगा आपका ये, आई थिंक ये चला जाएगा 8 टाइम्स। ओके, यहां पे आ गया 6, फिर यहां पे 0 आया 3 टाइम्स। अब आप इसे लिख सकते हो 0.83 यानी 100 प्लस 0.83 दैट इज ये हो गया 100.83। यानी जो मीडियन है हमारे पास, मीडियन इज इक्वल टू 100.83। तो ये हमने मीडियन भी यहां पर निकाल लिया है। मीन और मीडियन कितना ही हमसे पूछ ले, अगर हमें फॉर्मूला लर्न है और सारी कैलकुलेशंस हम केयरफुली कर रहे हैं तो मीन और मीडियन हम यहां पर बता सकते हैं। क्वेश्चन 35 का बी पार्ट देखिए। द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन मिल्क इन 200 फैमिलीज ऑफ अ हाउसिंग सोसाइटी इज गिवन बिलो। एक हाउसिंग सोसाइटी है जिसकी 200 फैमिलीज का डाटा आपको ये दे रखा है, जो उनका मंथली एक्सपेंडिचर है। तो मंथली एक्सपेंडिचर 1000 से 1500 रुपए 24 फैमिलीज का है, 1500 से 2000 40 फैमिलीज का है, 2000 से 2500 33 फैमिलीज का है, 2500 से 3000 एक्स फैमिलीज का है। वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड आल्सो द मीन एक्सपेंडिचर। तो आपको ये पहले तो एक्स निकालना है और मीन आपको यहां पर बताना है। तो ये है आपका FI, दिस इज FI। तो इनका ना आप सम कर लो। सम कैसे करेंगे, देखिए 4 और 3 7, 2 9, 9 और 6 हो गया आपका दैट इज 15 और 7 22। तो यहां पे कैरी आ गया 2, 4 4 8 11 14 16 17 172 और ये x भी तो प्लस होगा दैट इज x। दिस इज समेशन ऑफ FI एंड समेशन ऑफ FI जो है वो कह रहा है कि 200 फैमिलीज का डाटा ये हमें गिवन भी है क्वेश्चन के अंदर। आप ध्यान से देखें तो उसने क्वेश्चन में कहा है कि 200 फैमिलीज का डाटा है, यानी वो FI का सम ही तो है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो यानी 172 प्लस x इज इक्वल टू 200, इधर ले आओ, x इज इक्वल टू 200 माइनस का 172 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 माइनस 2 इज 8, यहां पे आ गया दैट इज 9 माइनस 7 इज 2। तो जो x है वो हमारे पास आ गया 28, यानी वैल्यू यहां रख लो 28। अब हम निकालना शुरू करते हैं मीन। मीन के लिए हम सबसे पहले निकाल रहे हैं एक्साई। एक्साई कैसे निकालेंगे, दोनों का सम करेंगे। तो ये आ गया 2500, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ये आ गया 1250। फिर इन दोनों का सम करोगे, 2 से डिवाइड करोगे। एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, पहला निकाल लो, इनके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है 500 का, वो इसमें ऐड करते जाओ। तो ये हो जाएगा 1750 यानी 2250 और ये हो जाएगा 2750 और ये हो जाएगा आपका दैट इज 3250 एंड यहाँ पे 3750 और ये 4250 आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब हम यहाँ पे ना इसमें इस्तेमाल करेंगे, देखिए डायरेक्ट मेथड तो मुझे लग रहा है बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, तो हम मीन निकालेंगे इसका बाय अज्यूम्ड मीन मेथड, यानी a प्लस समेशन ऑफ FI DI अपॉन समेशन ऑफ FI। यहां पे हमें एक मीन मानना पड़ेगा इसमें, इसमें से एक्साई में से किसी एक वैल्यू को आप मीन मान लें। तो मैंने उस a को मान लिया। तो यहां पे अब आपको निकालना है DI। DI क्या आएगा, DI होता है आपका एक्साई माइनस a, यानी जो a आपने माना है उस 1250 में से इसको सब्ट्रैक्ट करना। तो 1250 1250 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 2000। इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस का 1500, इसमें से करोगे माइनस का 1000, इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस का 500, और इसमें से खुद को ही सब्ट्रैक्ट करोगे 0, इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे 500, इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे 1000। ये आ गया। अब हमें निकालना है एफ आई डी आई, यानी दोनों का प्रोडक्ट कर लो। तो ये आ गया एफ आई डी आई, मल्टीप्लाई करेंगे केयरफुली। यहां पे है 24 और ये माइनस का 2, ये हो गया माइनस 48,000। इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 60 माइनस का 1000, और यहां पे 33 है और ये 1 है, ये हो जाएगा 33,000, ये भी माइनस का। ये यहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 3 जीरोस तो 2 जीरोस तो यहां पे आ गई, और 5 8 जा 40, कैरी आ गया 4, ये आ गया आपका माइनस का 14,028। अब यहां 30 इंटू 0 इज 0, 500 इंटू 2 ये आ जाएगा आपका, यहां पे आ गया। ओके, एक फ्रीक्वेंसी बच गई है यहां पे, तो यहां पे अभी कर लेंगे हम उसे। यहां पे आ गया 16,000, एक फ्रीक्वेंसी और है 500 और ऐड कर लो इसमें, 4750, और उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 1500, और यहां पे इसकी मल्टीप्लाई करो इससे, ये आ जाएगा आपका 1,05,000, दैट इज। ओके, दिस इज 10,500, 1,05,000 नहीं, 10,500। तो अब हमें निकालना है समीशन ऑफ एफ आई डी आई। करते हैं, पहले नेगेटिव नेगेटिव वालों को ऐड कर लो, और फिर पॉजिटिव पॉजिटिव वालों को ऐड कर लेंगे, और फिर हम टोटल लिखेंगे कितना आ रहा है। जरा देखिए, ये तो 1000 3 जीरोस ही है, 5 11 14 115, और ये आ गया 3 जीरोस, यानी माइनस का 1,55,000। और ये कितना हो जाएगा, जरा देखिए कितना है, ये 11,000 है, ये 16,000 है, ये हो गए आपके 17 और 10 27,000, और ये हो गया आपका दिस इज 37,500। सब्ट्रैक्ट कर लो, तो यहां पे आएगा 0 0, 10 माइनस 5 इज 5, यहां पे आ गया 14 माइनस 7 इज 7, यहां पे आएगा 4 माइनस 3 इज 1 1, माइनस का 1,17,500। ये हमारे पास आ गया समेशन ऑफ एफ आई डी आई। अब बस सारी चीजें मिल गई है, वैल्यू पुट करते हैं। अज्यूम्ड मीन है हमारे पास 3250, और समेशन ऑफ एफ आई आया है माइनस का 1,17,500, और यहां पे है 200, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगी। जरा इस 1,175 को 2 से कर लेते हैं, 587.5, 3250 माइनस 587.5, और यहां पे इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो इसे, 3250 में से 587.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहां से कैरी ले लो, यहां पे आ गया 5, 9 माइनस 7 इज 2, और यहां पे बचा 4, कैरी लेंगे, 14 माइनस 8 इज 6, यहां पे आ गया 11, कैरी लोगे, 11 माइनस 5 इज 6, और यहां पे बच गया दैट इज 2, 2662.5, this is 2662.5, that is our x bar, जिसको कि हम क्या कह रहे हैं, आपका मीन कह रहे हैं। ऑल तो कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी यहां पर आ रही है, बट अगर आप उसे थोड़ा केयरफुली करेंगे ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं। मीन निकालने के लिए आप चाहो तो यहां पर डायरेक्ट मेथड भी यूज कर सकते हो, बट उसमें कैलकुलेशन इससे भी बड़ी होने वाली है। तो मैं तो सजेस्ट यही करूंगा कि आप अज्यूम्ड मीन मेथड यहां पे यूज करें और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करें।
तो सबसे पहले जो टास्क था वो था x को निकालने का, क्योंकि डाटा तो दे रखा होता है। इनका सम 200 हमें क्वेश्चन में ही दे दिया, एक हमने निकाला, दोनों को इक्वल रखा तो मुझे x की वैल्यू यहां पर मिल गई है। सेक्शन ई केस स्टडी का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन 36 देखिए। Miss Sheila visited a store near her house and found that glass jars are arranged one above the other in a specific pattern. जो मिस शीला है वो अपने घर के पास के किसी स्टोर में गई हैं और उन्होंने ग्लास जार्स को एक पैटर्न में लेयर्स बाय लेयर्स रखा हुआ देखा, मतलब पहले एक लेयर, फिर से ऊपर एक लेयर, फिर उससे ऊपर एक लेयर, और उन्होंने उसको एक पैटर्न में देखा है। किस तरीके का पैटर्न है? सबसे जो पहली लेयर है ऑन द टॉप, वहां पर 3 गिलास हैं आपके, उससे नेक्स्ट लेयर में 6 जार हैं आपके, थर्ड लेयर में 9 जार हैं आपके, और ऐसा करके 8 लेयर्स टोटल वहां पर हैं आपका। तो ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहले मैं जो वो इंफॉर्मेशन है वो लिख देता हूं। नंबर ऑफ ग्लास इन फर्स्ट लेयर, पहली लेयर में कितने ग्लास हैं? 3। सॉरी, ग्लास नहीं, वो ग्लास जार्स कह रहा है, तो आप यहां पे जार लिखें। नंबर ऑफ जार्स इन फर्स्ट लेयर, नंबर ऑफ जार्स इन सेकेंड लेयर दैट आर 6, नंबर ऑफ जार्स इन थर्ड लेयर वो हमारे पास है 9। अब इस इंफॉर्मेशन की रिगार्डिंग हमें बहुत सारे क्वेश्चंस उसने पूछ रखे। Write an AP whose term represent the number of jars in different layers starting from the top. Also find the common difference. तो हमें वो AP लिखनी है, तो हम यहां पे लिखेंगे AP representing the jars are, तो लिख दीजिए पहली जो लेयर है वो क्या होगी? पहली टर्म होगी, सेकेंड लेयर सेकेंड टर्म हो जाएगी 9 एंड सो ऑन। और इस एपी में जो पहली टर्म है वो 3 है, दूसरी टर्म है वो 6 है, थर्ड टर्म है वो 9 है आपकी। तो यहां पे कॉमन डिफरेंस भी निकालना है, मतलब A2 माइनस A1 कर दो, यानी 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, वो हमें क्या मिल गया? कॉमन डिफरेंस मिल गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा? इज इट पॉसिबल टू अरेंज 34 जार्स इन अ लेयर इफ दिस पैटर्न इज कंटिन्यूड, जस्टिफाई योर आंसर। तो यहां पे हमें बताना है कि क्या इस पैटर्न में जब आप चलते जाएंगे क्या कहीं 34 आपका आएगा? 34 ये को पहली लेयर के जार्स हैं, ये दूसरी के, ये तीसरी के, क्या कोई ऐसी लेयर आएगी जिसमें 34 जार्स प्रेजेंट होंगे? तो हम चेक कर लेते हैं। यहां पे सेकंड, अब इसे मानोगे आप an इज इक्वल टू 34, तो यहां पे an का फॉर्मूला लगा देंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। वो क्या कर रहे हैं? हम n की वैल्यू निकाल देते हैं, मतलब हम ये चेक कर लेते हैं कि 34 कौन से नंबर की लेयर में आपका आएगा। तो 34 यहां पर लिखो, a है आपका दैट इज 3 प्लस n माइनस 1d इज 3, इसको इधर ले आओ, प्लस का है इधर माइनस में आ जाएगा। 34 माइनस 3 इज इक्वल टू 31, इसको डिवाइड में ले आओ, इसको इधर प्लस का ले आओ, दैट इज 34/3। यहां पर जो n की वैल्यू है ना वो कुछ आ रही है 34.3, 34/3। अगर आप इसे देखें तो नॉट अ इंटीजर, ये आपको इस अगर इसे डिवाइड भी करोगे ना तो ये आपका आ जाएगा 1 1, ये आ जाएगा 1 1, 11 पॉइंट समथिंग वैल्यू आ जाएगी, नॉट अ इंटीजर। तो यहां पे कहेंगे आप, देखो ऐसा थोड़ी हो सकता है ये 11 पॉइंट समथिंग आएगी। 11 पॉइंट मतलब कि 11.5वीं लेयर में, या तो लेयर 11वीं हो सकती है या 12वीं हो सकती है, या तो यहां 11 आता या 12 आता, तो हम ये कह देते कि भाई 11वीं लेयर में प्रेजेंट होंगे या 12वीं लेयर में प्रेजेंट होंगे। अब हम ऐसा थोड़े ही कह सकते हैं कि भाई वो 11.5वीं लेयर में प्रेजेंट होंगे, मतलब n की वैल्यू अगर इंटीजर आती तो हम ये कहते कि 34 प्रेजेंट होगा, इंटीजर नहीं आई है तो कहेंगे नहीं होगा। तो आप कहेंगे द वैल्यू ऑफ n is not a integer, so there is no layer
in which 34 jars are present, कि कोई ऐसी लेयर होगी ही नहीं जिसमें आपके 34 जार्स प्रेजेंट होंगे। अब इसका जो थर्ड का ए पार्ट है, नॉट पॉसिबल, आप ऐसा भी लिख देंगे, पूछ रहा है पॉसिबल है या नहीं है, तो नो लेयर मतलब लिख दिया है हमने नॉट पॉसिबल, आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं नॉट पॉसिबल। अब जरा हम पढ़ते हैं थर्ड का ए पार्ट, क्या कह रहा है हमसे थर्ड का ए पार्ट, जरा चेक करिए। If there are n rows in the layer, then find the expression for finding the total number of jars in terms of n. Hence find S8। मतलब हमें Sn के लिए एक्सप्रेशन बताना है और फिर S8 भी हमें निकाल देना है। तो जरा चेक करिए, यहां पे Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां वैल्यू रख दो, n तो हमें पता नहीं है, तो 2a यानी 2 इंटू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 3, यहां पे आ गया दैट इज n/2 6 प्लस मल्टीप्लाई कर लो 3n माइनस 3, यानी यहां पे आ गया n/2 6 माइनस 3 इज 3 प्लस 3n, यहां से 3 कॉमन ले लो तो ये हो गया 3n/2 इंटू 1 प्लस n। तो जो हमारे पास Sn के लिए एक्सप्रेशन है ना, वो आ गया 3n/2 इंटू में 1 प्लस का n, ये तो आ गया जनरल एक्सप्रेशन। अब वो कह रहा आप S8 और बता दो, तो जहां भी n है वहां 8 रख दो बस और आपको पता चल जाएगा। तो दिस इज 1 प्लस 8, 2 से 4 टाइम्स तो ये आ गया 12 इंटू 9 यानी 108। तो आपके पास जो S8 है यानी कि 8 लेयर्स में टोटल ग्लास कितने प्रेजेंट होंगे, वो हमारे पास 108 ग्लासेस यहां पर प्रेजेंट होंगे। अब थर्ड का जो बी वाला पार्ट है वो हमें इससे क्या कह रहा है यहां पे, उसको भी जरा हम देखते हैं। द शॉपकीपर एडेड 3 जार्स इन ईच लेयर, हाउ मेनी जार्स आर देयर इन 5th लेयर फ्रॉम द टॉप। यानी वो उसने क्या कर दिया, हर लेयर में 3 जार्स ऐड कर दिए। नाउ after adding 3 jars to every layer, न्यू AP, तो वो न्यू AP क्या बन जाएगी हमारे पास, वो आ जाएगी, देखो यहां 6 हो जाएंगे, इसमें हो जाएंगे 9, यहां पे हो जाएंगे 12। वो पूछ रहा है अब इस AP में, इसको आप नाम दे दो, वहां स्मॉल a से दिखाया है तो यहां पे आप दिखा दो इसको सम b से। जो पहली टर्म है दैट इज 6 है, दूसरी टर्म क्या है 9 है, तो यहां पे कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, अभी भी सेम ही होगा, वो हो जाएगा b2 माइनस का b1 दैट इज, या फिर आप a से ही दिखा दो कोई फर्क नहीं पड़ता इसे, दैट इज a2 माइनस का a1 दैट इज 9 माइनस 6 इज 3। वो पूछ रहा है कि 5th टर्म में यानी जो 5वीं लेयर है उसमें कितने ग्लासेस प्रेजेंट होंगे। तो यहां पे आप जरा चेक करिए, तो वो हो जाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a क्या है मेरे पास, दैट आर 6 और 5 माइनस 1 5th लेयर है, d इज 3, तो यहां पे आ गया 6 प्लस 12 यानी कि 18 ग्लासेस प्रेजेंट होंगे। तो यहां पे आपका जो 5th लेयर है उसमें 18 ग्लासेस प्रेजेंट होंगे। आप ना इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं, आप इसके लिए 5th लेयर के ग्लासेस निकाल दो जो इसमें 5th लेयर में प्रेजेंट होंगे और उसमें 3 ऐड कर दो, क्योंकि उसने हर लेयर में 3 ग्लासेस ऐड किए हैं, तो इसमें जितने थे उसमें 3 और ऐड हो जाएंगे और हमें पता चल जाएगा। तो जो भी मेथड आपको कन्वीनियंट लगता है उसके साथ आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 37 केस स्टडी का दूसरा क्वेश्चन देखिए। ट्रायंगल इज अ वेरी पॉपुलर शेप यूज्ड इन इंटीरियर डिजाइनिंग। आपका जो ट्रायंगल है वो एक बड़ी पॉपुलर शेप है, उसे जनरली इंटीरियर डिजाइनिंग में यूज किया जाता है। द पिक्चर गिवन अबव, अब अपने आप सैंपल पेपर के अंदर देखेंगे, वो आपको एक शोकेस टाइप की पिक्चर दे रखी है, जैसे ट्रायंगल टाइप का एक शोकेस है जिसमें सामान अंदर रखा हुआ है। इज डिजाइन्ड बाय अ फेमस इंटीरियर डिजाइनर्स, उसको किसी फेमस इंटीरियर डिजाइनर ने डिजाइन किया है। Here the largest triangle is represented by ABC।
यानी जो वो शोकेज है वो इस तरह का ट्रेंगुलर पार्ट है, उसमें जो सबसे बड़े वाला ट्रेंगल है वो एबीसी से रिप्रेजेंट हो रहा है, और उस डिजाइन के अंदर आप देख पा रहे हो तो छोटे छोटे ट्रेंगल्स हैं वो डीईएफ से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। अब वो कह रहा है कि यहां पर PQ इज पैरेलल टू EF, PQ जो है वो EF के पैरेलल है। मैं गिवन डाटा लिख देता हूं। गिवन क्या है, हमारे पास जो PQ है वो पैरेलल है EF के। तो यहां पे वो कह रहा है शो दैट, पहले क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है टू शो DEF, सॉरी, ट्रायंगल DPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। थोड़ा ध्यान से देखें, DPQ इज सिमिलर टू DEF। वो आराम से कर देंगे हम इसे। देखिए कैसे, यहां पे आप इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के इक्वल कह सकते हैं, इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के इक्वल कह सकते हैं, और किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाने के लिए हमारे पास दो एंगल्स इक्वल मिल जाएं तो हमारा काम बच जाएगा। कैसे, दो पैरेलल लाइंस हैं, ये उनके बीच में ट्रांसवर्सल हो गई, तो आपका ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा और ये वाला एंगल इस वाले इक्वल की कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहां पे ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग। तो आप लिख सकते हो एंगल DPQ इज इक्वल टू एंगल DEF एंड एंगल DQP इज इक्वल टू DFE। आप यहां बता देना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया आप कह सकते हो कि ट्रायंगल DPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। पहला पार्ट हो गया, ये हमें सिमिलर प्रूव करने थे, वो हमने कर दिया। सेकंड वाले पार्ट के अंदर वो क्या कह रहा है, आपको दे रखा है DP 50 सेंटीमीटर, PE 70 सेंटीमीटर, आपको लिखना है PQ अपॉन EF की वैल्यू क्या होगी। DP इज 50, ये आपको 50 दे रखा है, ये दे रखा है 70, तो PQ अपॉन EF किसके इक्वल होगा। देखिए हमने अभी प्रूव किया है ट्रायंगल DPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। तो अगर ये सिमिलर है, मैं इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शन में लिख सकता हूं। तो DP ओवर DE इज इक्वल टू PQ ओवर EF इज इक्वल टू DQ ओवर DF। अब हमें केवल इन दो से काम है, तो आप केवल इन दो को ही ले लो। यहां पे आप इन दो को भी तो इक्वल लिख सकते हैं। DP ओवर DE इज इक्वल टू PQ ओवर EF। अब जरा चेक करिए DP की वैल्यू क्या है आपके पास। DP की वैल्यू है, यहां पे ऐसा लिखें, इसको आगे लिख रहे हैं, इसको यहां पे लिख रहे हैं। DP की वैल्यू है 50 और DE की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 प्लस 70 यानी कि 120। तो यहां पे आ गया 5/12। तो हमारे पास जो PQ ओवर EF की वैल्यू है वो आ गई 5/12। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। थर्ड वाला क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन जो है वो कह रहा है आपसे कि इफ, थर्ड का ए पार्ट देखिए, इफ ट्वाइस ऑफ AB इज इक्वल टू 5 ऑफ DE एंड आपको गिवन है कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ये दे दिया है। तो यहां पे वो कह रहा है कि पेरीमीटर ऑफ ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ DEF इज कांस्टेंट। यहां पे देखो AB अपॉन DE, इसको इधर ले आए तो ये आ गया 5/2। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को मैं प्रोपोर्शन में लिख सकता हूं। तो आप लिख सकते हो AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF। ये सब 5/2 के इक्वल हो गए। इस AB को ना इधर रखो
और डीई को इधर ले आओ तो 5/2 ऑफ डीई। अब ऐसे ही जब इसको आप इसके इक्वल लोगे तो यहां से आ जाएगा BC इज इक्वल टू 5/2 ऑफ EF। जब आप AC को इधर रखोगे तो 5/2 ऑफ DF, ये आ जाएगा आपका। आप बोले सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी आपको क्लियर होगा हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC ओवर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF जो है वो कांस्टेंट होगा, ये आपको दिखाना है। पेरीमीटर मतलब आउटर साइड्स का मीजर, तो मैं ABC का पेरीमीटर कैसे निकाल सकता हूं, AB प्लस BC ओवर प्लस AC। और इसका कैसे निकाल सकते हैं, DE प्लस EF प्लस DF। अब जरा देखिए, हमने अभी निकाला था, AB को मैं लिख सकता हूं यहां पे 5/2 ऑफ DE, BC को लिख सकता हूं 5/2 ऑफ EF और AC को लिख सकता हूं 5/2 ऑफ DF। और नीचे वाला पार्ट सेम ही चल रहा है, DE प्लस EF प्लस DF। तीनों में से 5/2 कॉमन ले लो तो ऊपर आ गया DE प्लस EF प्लस DF ओवर DE प्लस EF प्लस DF। अब ये चाहे कुछ भी वैल्यू आए आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, तो यहां पे बच गया 5/2 विच इंप्लाइज कांस्टेंट। और यही तो हमें प्रूव करना था कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF का जो रेशियो है वो एक कांस्टेंट नंबर आपके पास आएगा, वो 5/2 हमारे पास यहां पे आ गया है। अब इसके थर्ड का B पार्ट देखिए, वो क्या कह रहा है, इफ AM एंड DN आर द मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल ABC एंड DEF। हमारे पास क्या है, एक ABC ट्रायंगल है, दैट इज ये वाला ABC ट्रायंगल, इसमें हमने एक मीडियन बना ली, दैट इज वो क्या है, AD। और दूसरा ट्रायंगल है आपके पास, दैट इज DEF, और उसका जो मीडियन है वो है हमारे पास DN। वो कह रहा है कि ऑफ ट्रायंगल्स ABC एंड DEF रेस्पेक्टिवली, देन प्रूव दैट। हमें देखिए गिवन है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ये आपको गिवन है, ये गिवन डाटा है। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या है आपके पास कि ट्रायंगल ABD, आई मस्ट से ABM, सॉरी ये AM है आपका यहां पे, तो ट्रायंगल ABM इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEN, ये हमें शो करना है। ये इस वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर हमें प्रूव करना है। तो सिमिलर करने के लिए या तो दो एंगल या फिर पूरी साइडें प्रोपोर्शन में आ जाए, या फिर दो साइडें और उनके बीच में बनने वाला एंगल इक्वल आ जाए, तो बाय SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया आप उन्हें सिमिलर कह पाएंगे। जरा समझो कि अगर ABC और DEF सिमिलर हैं तो मैं इनकी साइडें प्रोपोर्शन में लिख सकता हूं। मैं यहां पे लिख सकता हूं सिंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, तो मैं यहां लिख सकता हूं AB अपॉन DE इज इक्वल टू, यहां पे आ जाएगा दिस इज BC अपॉन में EF, BC अपॉन EF। अब ये तीसरी वाली साइड बेशक से ना लिखें, इसका हमें कोई काम नहीं, क्योंकि हमें ये प्रूव करने हैं जो BC है, क्योंकि ये AM मीडियन है तो ये इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, मतलब जो BM और MC पार्ट है वो इक्वल है। तो BC को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, ट्वाइस ऑफ BM का दो गुना ही तो होगी, और EF को मैं लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ EN, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी AB अपॉन DE को आपने लिख दिया क्या, BM अपॉन EN, ऐसा लिख दिया। दिस इज फर्स्ट। अब ABC और DEF अगर सिमिलर हैं तो इनके सारे एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, यानी आप यहां पर लिख सकते हो एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। रीजन बता देंगे, बिकॉज
ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। जरा चेक करिए, AB अपॉन DE, BM अपॉन यहां पे ये वाला BM अपॉन EN और उनके बीच में बनने वाला एंगल भी इक्वल है, तो आप कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ABM इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEN। ये आपका यहां पर आ गया है बाय SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो ये क्वाइट सिंपल था, केवल मीडियन वाला कंसेप्ट आपको यहां यूज करना है और आप इन्हें सिमिलर दिखा पाएंगे। क्वेश्चन 38 केस स्टडी का थर्ड क्वेश्चन देखिए। मेटालिक सिलोज आर यूज्ड बाय फार्मर्स फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स। यहां पर आपका क्या है कि मेटालिक सिलोज होता है कंटेनर टाइप की स्ट्रक्चर, ऐसा कंटेनर होता है, ऊपर से कॉनिकल शेप होती है, उसको हम कहते हैं सिलोज। उसमें ग्रेन्स को भरने के लिए, गेहूं बाजरा जो भी है उसको भरने के लिए फार्मर्स उसे यूज करते हैं। फार्मर गिरधर हैज डिसाइडेड टू बिल्ड अ न्यू metallic silo to store his harvested grains. It is in the shape of cylinder mounted by a cone. उसकी जो शेप है वो कैसी है, वहां पर एक सिलेंड्रिकल पार्ट है आपका, इस तरीके से नीचे, एंड उसके ऊपर एक कॉनिकल टॉप है इस तरीके से, वो है मेटालिक सिलोज। और वो कह रहा है माउंटेड डायमेंशंस ऑफ द कॉनिकल पार्ट ऑफ सिलो इज एज फॉलो। इसका जो रेडियस है कॉनिकल पार्ट का दैट इज 1.5 मीटर, उसे आप R से डिनोट कर रहे हो और वो दोनों का सेम ही है, सिलेंडर का भी और उसका भी। और कॉनिकल पार्ट की जो हाइट है जिसे हम स्मॉल h से डिनोट कर रहे हैं वो 2 मीटर है, और इस सिलेंडर की जो हाइट है उसे कैपिटल H से दैट इज 7 मीटर हमें दे रखी है। तो पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है कि कैलकुलेट द स्लेंट हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट ऑफ वन सिलो। ये जो कॉनिकल पार्ट है इसकी जो ये स्लेंट हाइट L है वो क्या होगी, हम ये जानते हैं। देखो यहां 90 डिग्री का एंगल बनता है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, दिस इज H प्लस H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर जो है वो L स्क्वायर के इक्वल होगा। L स्क्वायर इज H का स्क्वायर, H इज हाइट दैट इज 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस रेडियस का स्क्वायर यानी 1.5 का स्क्वायर, और 1.5 को आप लिख सकते हो 15/10 का स्क्वायर। इस स्क्वायर को इधर ले आओगे तो रूट बन जाएगा, प्लस 4 225 ओवर 100, एलसीएम ले लो 100, यहां पे आ गया 400 प्लस 225 यानी 625/100। स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो वो आ जाएगा 625/100, तो ये आ जाएगा हमारा दैट इज, ये आ रहा है आपका प्लस का 25। देखो माइनस वैल्यू तो नहीं लेंगे अब क्योंकि ये लेंथ है, तो इसका रूट तो आ गया 25 और इसका आ गया 10 दैट इज 2.5 मीटर। तो जो इसकी स्लेंट हाइट है वो आ गई है 2.5 मीटर। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट ऑफ वन सिलो। इस कॉनिकल पार्ट का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, दैट इज CSA ऑफ कॉनिकल पार्ट। और कौन का CSA क्या होता है हमारे पास, वो होता है पाई RL। पाई इज 22/7, R इज 1.5 यानी 15/10 लिख सकते हो, L इज 25/10। तो यहां पे आ गया 5 से 3 टाइम्स, 5 से 2 टाइम्स, 2 से 11 टाइम्स, तो यहां पे आ गया 33 इंटू 25 ओवर 7 इंटू 10। 33 और 25 की मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 25 इंटू 3 75, कैरी आ गया 7, 25 इंटू 3 75 और 75 और 7 हो जाएगा 82 ओवर 7 मल्टीप्लाई बाई 10। इस 825 को पहले हम डिवाइड कर देंगे किससे, आपका इसे 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 से 1 टाइम, यहां पे आ गया 1, फिर से 1 टाइम, यहां पे आ गया 7 दैट इज 5, और अब आपका चला जाएगा ये 7 टाइम्स 49, यहां पे आ गया 6 पॉइंट, अब चला जाएगा आपका ये 8 टाइम्स यानी 117.8
8/10, ये 10 भी तो बचेगा, पॉइंट को एक पोजीशन लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे, 11.78 मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ गया है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया यहां पर आ गया। अब जरा चेक करिए, वो इसका थर्ड का ए पार्ट में क्या पूछ रहा है हमसे, थर्ड का ए पार्ट वो कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज्ड टू मेक द कर्व्ड सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ वन सिलो एट द रेट ऑफ ₹2000 पर मीटर स्क्वायर, यानी इसकी कर्व्ड सरफेस को बनाने में कितनी कॉस्ट लगेगी, अगर 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो ₹2000 है, तो हम इसका CSA निकाल लेंगे। CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, CSA ऑफ सिलेंडर हो जाएगा दैट इज 2πr, और इसकी हाइट हमने कैपिटल H मान रखी है, 2 इंटू 22/7, और यहां पे R है हमारे पास दैट इज 15/10, और H है हमारे पास 7 से 7, 5 से 3, 5 से 2, यहां पे आ गया 11 दैट इज 66 मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास उसका कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर क्या है हमारे पास, दैट इज वो दे रखी है ₹2000, एंड कॉस्ट ऑफ 66 कितनी हो जाएगी, 66 इंटू 2000, यानी कि हो गया 1,32,000 रुपीज, तो 1,32,000 रुपए का वो जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो उसका बन जाएगा। इसका बी पार्ट देखिए, वो कह रहा है फाइंड द कैपेसिटी ऑफ वन सिलो टू स्टोर ग्रेन्स, मतलब इसकी टोटल कैपेसिटी कितनी होगी, तो टोटल कैपेसिटी कैसे निकालनी है, मतलब वॉल्यूम निकालनी है। टोटल कैपेसिटी हम निकाल लेंगे आपका कैसे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉन, और इन दोनों का सम कर देंगे तो आपको टोटल कैपेसिटी मिल जाएगी। इसकी वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3πr²h, और इसकी वॉल्यूम होती है πr², और इसकी हाइट कैपिटल H है। दोनों में πr² कॉमन ले सकते हो, क्योंकि r जो है ना वो दोनों में क्या है आपका सेम ही है, तो यहां पे बच गया 1/3 ऑफ स्मॉल h प्लस कैपिटल H, यहां पे πr², ये स्मॉल h है आपका 2/3 प्लस ये है 7, एलसीएम ले लेंगे यहां पे, पाई की वैल्यू 22/7, r है 15/10, उसका स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई, और मैं इसे शॉर्ट में लिखता हूं, एलसीएम लोगे 3 आ जाएगा, और 2 प्लस 21 इज 23/3, ये आ गया। अब यहां कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसे करते हैं, 5 से 3 टाइम्स, 5 से 2 टाइम, और 2 से 11 टाइम्स, तो यहां पे आ गया दैट इज 33 इंटू 15 इंटू 23, और यहां पे है 21, और इस 10 को तो अलग ही रखना, अभी यहां पे इस 10 को नहीं छेड़ना वरना कैलकुलेशन और टिपिकल हो जाएगी, तो यहां पे इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 15 3 जा 45 कैरी 4, और यहां पे आ गया 15 3 जा 45 और 4 495 मल्टीप्लाई बाई 23 ओवर 21 इंटू 10। अब 495 की मल्टीप्लाई करोगे आप किसके साथ, 23 के साथ, ये हो गया आपका दैट इज 3 5 15 1 15 2 5 10 1 2 9 18 1 19 1 2 8 9 5 8 13 और 1 यहाँ पे आ गया आपका दैट इज 11 385 ओवर 21 मल्टीप्लाई बाई 10। इसको 21 से डिवाइड भी करना है, तो 21 से आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपका ये क्या आ जाएगा, ओके ना, इसको कैंसिल किया जा सकता है अभी,
यहां पे ध्यान से देखें तो 3 से इसको 7 टाइम किया जा सकता है, 3 से इसको 11 टाइम किया जा सकता है। अब इसे मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि जितना सिंपल होगा उतनी कैलकुलेशन हमें इजी तरीके से मिल जाएगी। 11 की मल्टीप्लाई इससे करोगे 5, कैरी 5 आ गया, और यहाँ पे आ गया 165 इंटू 23 ओवर 7 इंटू में 10। अब यहां पे इसकी मल्टीप्लाई कर लो आप, 165 इंटू 23, 597, 3795 ओवर है 7 इंटू में 10। इसको 7 से डिवाइड करेंगे आप, 7 5 जा 35, 2 आ गया 9, 28 और यहां पे आ गया 1 यहां पे आ जाएगा पॉइंट, और यहां पे आ गया 1, यानी 542.1, 542.1, और नीचे है 10 आपका, तो दैट इज 54.21 मीटर क्यूब हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी टोटल वॉल्यूम आ जाएगी। तो इसकी कैपेसिटी जो हमें निकालनी है वो हमें दोनों के वॉल्यूम को ऐड करने से यहां पर मिल जाएगी। दोनों का वॉल्यूम हम ऐड कर देंगे और फिर हमें उसकी टोटल कैपेसिटी मिल जाएगी। बट ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपको कैलकुलेशन जो है उसको थोड़ा केयरफुली करना पड़ेगा और फिर आप उसको सॉल्व कर पाएंगे।